Hi everyone, this is the 1000 Prelims PYQ series, and sincerely, if you complete this entire series, Prelims Hall mein every third question will look familiar to you because a lot of questions are repeated from PYQs. So watch this complete video seriously and make notes of it. And if you want detailed PDF analysis, जो मैंने इन questions का किया है, you can access them from the Telegram group. So let's start today's set of PYQs, and this is the part 4 of 2025 Prelims paper. Question number 76 है, consider the following countries: UK, Denmark, New Zealand, Australia, Brazil. How many of the above countries have more than 4 time zones? देखो याद होने वाली इंफॉर्मेशन है, ऐसे क्वेश्चन रियल एग्जाम में थोड़े टफ हो जाएंगे करना, फिर भी यहाँ पे देख लो। यूके की ओवरसीज टेरिटरीज है, तो यहाँ पे तो 9 टाइम जोन आपको दिखते हैं, तो ये तो होगा। डेनमार्क के साथ ऐसा कुछ है नहीं, छोटी सी कंट्री है, 4 टाइम जोन होना कोई सेंस नहीं बनाता। न्यूजीलैंड में है 4 टाइम जोन, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन्स है, हालांकि कंट्री तो है थोड़ी बड़ी, लेकिन 3 टाइम जोन है। ब्राज़ील में भी 4 टाइम जोन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 3। अब ये जो टाइम जोन है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं, कंट्री के ऊपर होता है उनको यूज़ करना है नहीं करना। इंडिया की बात करो तो हमारे पास सिंगल टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी तरह चाइना का भी बीजिंग का टाइम है, उनका सिंगल उन्होंने रखा हुआ है टाइम जोन को। अब ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि आपके काम करने का तरीका आसान हो जाता है, प्रोसेसिंग वगैरह थोड़ी ईजी हो जाएगी। यूके भी जो है वो भी सिंगल टाइम जोन ही फॉलो करता है, लेकिन इसकी ओवरसीज टेरिटरीज है, उसकी वजह से इसका टाइम जोन 9+ आपको दिख रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ओनली 3, यूके, न्यूजीलैंड एंड ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: अनादिर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज इट वुड बी डिफरेंट डेज। देखो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि एक आपको दिख रहा है कि रशिया के अंदर है, दूसरा जो है यूएस के अंदर है। सेकंड है, व्हेन इट इज मंडे इन अनादिर इट इज ट्यूसडे इन नो। देखो मंडे इन अनादिर ट्यूसडे इन नो ऐसा क्यों हो रहा है वो समझो। तो अगर अर्थ की बात करोगे ना, तो अर्थ को लेके एक इमेजिनरी इंटरनेशनल डेट लाइन है, इससे ही डिसाइड होता है कौन सा डे कहाँ पे है। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डेट लाइन थी, इसको अगर आप क्रॉस करते हो तो क्या होगा, या तो आप एक दिन ऐड करोगे या तो आप एक दिन सबट्रैक्ट करोगे, लूज करोगे। इस सिचुएशन में यूएस यहाँ पे है, और ये जो है इमेजिनरी लाइन कह लो, इंटरनेशनल डेट लाइन, और यहाँ पे रशिया। तो जब यूएस से रशिया आओगे तो एक दिन लूज करोगे, यानी कि एक दिन माइनस कर दोगे, और जब रशिया से या फिर एशिया से यूएस जाओगे तो क्या करोगे, एक दिन ऐड कर दोगे। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि मंडे इन अनादिर, यानी कि अनादिर कहाँ पे है, रशिया में है। तो अगर रशिया में मंडे है तो यूएस में क्या होगा, संडे होगा, ना कि ट्यूसडे। तो ये जो है गलत है, इसका करेक्ट आंसर 1 ओनली है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन फिर से समझ लो, ये यूएस है, ये रशिया या फिर एशिया कह लो। तो क्या होगा, इसको क्रॉस करोगे तो इस साइड क्रॉस करने पे एक दिन ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस साइड क्रॉस करने पे एक दिन माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री का। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, 1925 में ये मूवमेंट आपको दिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: बोट्सवाना डायमंड, चिले लिथियम, इंडोनेशिया निकल। देखो बोट्सवाना में डायमंड तो दिखता है, चिले में लिथियम दिखता है, चिले से रिलेटेड ये आपको लिथियम ट्राइंगल दिखता है, यहाँ पे बोलीविया, इस साइड चिले, और यहाँ पे अर्जेंटीना, तो लिथियम यहाँ पे दिखता है। इंडोनेशिया में निकल आपको दिखता है, तो ये तीनों ही करेक्ट है। याद होने वाली इंफॉर्मेशन है, इंडोनेशिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकल का, तो ये इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। लिथियम ट्राइंगल से ये हो जाता। बोट्सवाना के अंदर अभी सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मिला था किसी एक माइन में, तो ये इंफॉर्मेशन भी न्यूज़ की है, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन है, कंट्री है, करेक्टली मैच को आपको बताना है। मेलोक्रा इटली, नॉर्मेंडी स्पेन, सर्दिनिया फ्रांस। अब ये तो याद होने वाली इंफॉर्मेशन है, याद हो कर लोगे, नहीं याद है स्किप कर दो, कोई भी करेक्ट नहीं है। मेलोर्का कहाँ पे, स्पेन में है, नॉर्मेंडी फ्रांस में है, और सर्दिनिया इटली में, तो तीनों ही करेक्ट मैच नहीं है, नन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ
फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी क्या होगा, आपने सुना होगा, लुमिनोसेंट, फ्लोरोसेंट, ये सब क्या है, ये सब लाइट को इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरह फॉस्फोरेसेंट भी जो है लाइट को ही इंडिकेट कर रहा है, तो कुछ एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज होंगी, इसीलिए हम उसको यूज करेंगे टीवीज में। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन रेलवेज have prepared a national rail plan to create a future-ready railway system by 2028. Kavach is an automatic train production system developed in collaboration with Germany. Kavach system consists of RFID tags fitted on track in station section. अब यहाँ पे देखो परेशान हो सकते हो, नॉट करेक्ट पूछा है तो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, तुरंत आंसर करने की कोशिश मत करो। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ प्लान हुआ नहीं है अभी। कवच जो है ये वाला भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जर्मनी के कोलैबोरेशन से नहीं, इंडिया का खुद का इंडिजिनस सिस्टम है ये, तो ये भी इनकरेक्ट है। कवच में RFID है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि RFID से ही ये ट्रैकिंग होती है। जो TCAS सिस्टम है, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो दिखता है आपको, उसमें RFID का ही यूज़ होता है। ट्रैक्स पे RFID आपको दिखते हैं इंस्टॉल्ड, ट्रेन उस पे मूव करती है और वो जो है सिग्नल्स मिलते हैं, उसकी वर्किंग वैसे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट बताना था, पहला दूसरा नॉट करेक्ट है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस, एक्सियोम 4, स्पेसएक्स, गगनयान। हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। देखो माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च की बात करोगे, ये होता क्या है, ये वेटलेसनेस होता है। स्पेस में जाओगे, वेटलेसनेस आपको दिखेगी, और जितने भी मिशन है इस चीज़ पे तो रिसर्च कर सकते हैं ना, वो एक डेटा तो कलेक्ट कर ही सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एयरक्राफ्ट टाइप है और डिस्क्रिप्शन है। पहला एयरक्राफ्ट है डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये देखो गलत है। अब इसको देखते हैं कौन से सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारे पास। ये वाला देख लो, C-17 ग्लोब मास्टर 3, ये जो है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करती है मिलिट्री, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये वाला इनकरेक्ट है, इसको समझो। हमारे पास सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं, MiG-21 एक है, तेजस हमारा अपना है, रफेल एक है, सुखोई 30 एक है, और मिराज 2000 ये एक है। ये कुछ की सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपको दिखते हैं। इसके अलावा भी है, लेकिन ये वाले जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये की एयरक्राफ्ट है, तो ये याद होने चाहिए आपको। IL-76 ऐसा कुछ है नहीं, ये लिफ्ट कराने के लिए, एयरलिफ्ट हो गया और ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये वाला इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 2, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, क्लाउड सीडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। देखते हैं क्या इसके अंदर ऑप्शंस है। सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, इसका यूज होता है, तो इसी दोनों का यूज होता है। ये दोनों ही आइस न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं। अब ये आइस न्यूक्लियाई क्या है, ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करा देते हैं आइस फॉर्मेशन के लिए, या फिर प्रेसिपिटेशन वहाँ पे थोड़ा सा हो जाए, जो बाद में फिर कंडेंसेशन हो और फिर वो प्रेसिपिटेशन हो, उसके लिए हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। बाकी और कुछ इसमें यूज होता नहीं, सिल्वर नाइट्रेट क्यों ही यूज करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट कोई सेंस नहीं बनाता, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्डनिंग पावर की बात हो रही है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको इजीली आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिटेल पे कवर होता है। देखते हैं क्या ऑप्शंस है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। देखो कैन बी सब्जेक्टेड, लिमिटेड भी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, या किसी भी एक्सरसाइज को कह लो, कुछ भी होने दो। सिर्फ हमने देखा कि लोकसभा के अंदर जो आप बोलते हो उसके ग्राउंड पे कुछ किसी कोर्ट में लायबल नहीं रहोगे, लेकिन इस सिचुएशन में किसी को पार्डन कर रहे हो ना आप, तो सब्जेक्टेड हो जुडिशियल रिव्यू के लिए, सब्जेक्टेड हो। तो ये जो है
करेक्ट है। अगला है द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा कुछ काम है नहीं, कुछ लिमिटेड सिचुएशन है वहाँ पे काम है, जैसे इमरजेंसी हो गई, जैसे मोशन में कॉन्फिडेंस नहीं है वो हो गया, तो वहाँ पे थोड़ी ना पार्डनिंग आप करोगे, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रेसिडेंट जो है काम ही करता है एड एंड एडवाइस पे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ओनली। ये जो पार्डनिंग पावर आप कह रहे हो ना, पार्डनिंग पावर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है मर्सी पिटिशंस को देखते हैं और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं उसको। इससे रिलेटेड एक मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी है, हो सकता है कभी पूछ ले पार्डनिंग पावर से रिलेटेड। तो ये कुछ आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। अब इसको समझो, इतना बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, स्पीकर जो है वो इमीडिएटली वेकेट नहीं करेगा, शैल नॉट वेकेट इमीडिएटली। और इसका पर्पस भी है, जो स्पीकर की पोजीशन है उसको हम खाली नहीं रखते। यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर आपने पढ़ा होगा, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का क्या मतलब है? प्रोटेम का मतलब क्या है? प्रोटेम का मतलब है फॉर टाइम बीइंग। फॉर टाइम बीइंग, फॉर टाइम बीइंग का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में कुछ ना कुछ एक्टिव होना चाहिए। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है वो रहेगा, इसके बाद जो इलेक्शन होंगे, जो इलेक्ट किया जाएगा वो बाद में आके प्रिसाइड करेगा, लेकिन स्पीकर की जो पोजीशन है वो खाली नहीं होगी, क्योंकि ओथ वगैरह भी दिलानी है ना, तो वो सारे कॉन्सेप्ट से लेके हमने इसको बनाया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पीकर से रिलेटेड इलेक्शन की बात होगी, तो इसका इलेक्शन कैसे हो रहा है, स्पीकर का इलेक्शन अब करते कैसे? तो सिंपल मेजोरिटी है, 50% जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसको हम देखेंगे और उसी के बेसिस पे स्पीकर जो है इलेक्ट हो जाएगा। पार्टिसिपेट कौन करेगा? मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर्स जो है वही पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे। अगला स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। यार पॉलिटिकल पार्टी ही स्पीकर को इलेक्ट करती है, मतलब ज़्यादा तो उनका ही रहता है ना, वही करेंगे, अपने इंसान को बिठाएंगे। ये दिखता है इंडिया के स्ट्रक्चर में। तो वो अपनी पार्टी को इमीडिएटली रिजाइन करेगा, तो बनाएंगे क्यों उसको? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला क्या है, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज हर ऑफिस by a resolution of the House of People passed by a majority of all the then members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने उसकी पोजीशन को वेकेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए। अगर हम इमीडिएटली कोई रिजोल्यूशन ला दें और उसको वहां से निकाल दें वोटिंग करके, तो वो कैसे जस्टिफाइड होगा? एक जगह पे हम कह रहे हैं कि वो खाली नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह हम उसको निकाल दे रहे हैं। तो ये जो है 14 डेज वाला नोटिस आपको जो दिख रहा है वो करेक्ट है। और इसके अलावा जो रिजोल्यूशन है वो पास होगा, मेजॉरिटी से ही आप रिमूव करोगे। रिमूव कैसे करोगे? इफेक्टिव मेजॉरिटी से करोगे, ना कि सिंपल मेजॉरिटी से। अब इफेक्टिव और सिंपल मेजॉरिटी में डिफरेंस क्या है? सिंपल मेजॉरिटी आपने अभी देखा, सिंपल मेजॉरिटी में 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या है? 50% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, एक्चुअल मेंबर्स कितने हैं उसका 50% जो है उतने वोट आने चाहिए, तब आप जो है खाली करा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। पहला भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स if any question arises as to whether a member of the House of People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final। 10th शेड्यूल की बात हो रही है, एंटी डिफेक्शन की बात हो रही है। एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे या तो स्पीकर होगा या तो चेयरमैन होगा। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। एंटी डिफेक्शन स्पीकर और चेयरमैन जो है वो फाइनल ओपिनियन उनका होना चाहिए, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यार, पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन तो है,
इनिशियली नहीं था। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हमने देखा उसमें कोई मेंशन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया 52nd अमेंडमेंट से 1985 के अंदर। तो अभी प्रेजेंट में पॉलिटिकल पार्टी का मल्टीपल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर। ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे 10th शेड्यूल भी आपको दिखा था। एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड आपके पास एक फेमस केस है, किहोतो होलोहन का केस है, और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात हुई थी इसको लेके। तो ये आप याद रख सकते हो सकता है आगे गई काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In India, state governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals, even though such minerals are located in their territory. देखो उनकी टेरिटरी में भी है, माइनर मिनरल्स भी है, उनके लिए भी उनको अगर आप रूल बनाने नहीं दोगे तो ये तो जाती हो जाएगी ना। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ से रिलेटेड एक एक्ट है हमारे पास, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1957 का। इसके अंडर स्टेट जो है माइनर मिनरल्स को रेगुलेट कर सकता है, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलिवेंट लॉ। माइनर मिनरल्स अंडर द रेलिवेंट लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है ना, तो यार ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, नेचर रिस्टोरेशन लॉ की बात हो रही है। अब ये किसने बनाया, कब बनाया, किसको पता होगा? करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन है तभी पूछा गया। करेक्ट आंसर वैसे यूरोपियन यूनियन है, याद करके रख लो, हो सकता है आगे कभी काम आ जाए। क्योंकि अगर आप इसको रिलेट करने पे जाओगे, नेचर की बात हो रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं, चलो इकोनॉमिक वाले को हटा देंगे, वर्ल्ड बैंक वाले को हटा देंगे, लेकिन डायरेक्ट जो सबसे पहला थॉट आएगा वो इस पे जाएगा। तो ऐसे में इनकरेक्ट हो सकता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को याद कर लो। रिस्क लेना है तो ले सकते हो, बिना रिस्क के तो ये एग्जाम जो है क्लियर होगा भी नहीं। तो ऐसे केसेस में रिस्क ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि करंट अफेयर में ये सारी चीज़ कवर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। देखो ऑल स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। 20 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत दिखेगी। पंचायत को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन देख लो, यहाँ से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से रिलेटेड आपको दिखता है कि 3 टियर स्ट्रक्चर है सबसे पहला। तो ये आया कहाँ से? ये 73rd अमेंडमेंट से आया 1992 के अंदर। आर्टिकल 234 बी जो है, इससे हमने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। तीनों लेवल कौन से हैं? तीनों लेवल में डिस्ट्रिक्ट है सबसे ऊपर, फिर इंटरमीडिएट है, और फिर यहाँ पे आपको विलेजेस भी दिखते हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं। रही बात ये जो स्टेट्स में इंटरमीडिएट लेवल की है, तो यहाँ पे आपको दिखा 20 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आप वहाँ पे बनाओगे इंटरमीडिएट जो लेवल है उसको। कौन से स्टेट में पॉपुलेशन अभी 20 लाख से कम है? पुराने वाले सेंसस के अकॉर्डिंग तो गोवा है, अरुणाचल है, सिक्किम है और मिजोरम है। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये सिचुएशन है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला क्या है, टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। यार 30 साल का होना ज़रूरी नहीं है, 21 ईयर्स जो है वो क्राइटेरिया है। तो ये भी इनकरेक्ट है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल्स एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। ठीक है, टैक्सेस, ड्यूटीज और जो भी है सारी चीज़ें। फोकस क्या करना है, चीफ मिनिस्टर जो है वो क्यों फाइनेंस कमीशन में इन्वॉल्व होगा? यहाँ पे फाइनेंस कमीशन में इन्वॉल्व कौन होगा? गवर्नर इन्वॉल्व होगा, ना कि चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बहुत कम जगह ऑफिशियली इन्वॉल्व होगा। चीफ मिनिस्टर की बात होगी मतलब समझ जाओ गवर्नर को इन्वॉल्व करो ऑफिशियली। काम तो वही करेगा, मतलब डिसीजन उसका ही रहेगा सब, लेकिन ऑफिशियली गवर्नर का नाम आप रखोगे। इसी तरह सेंटर वाले पे आ जाओ तो वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। जो फाइनेंस कमीशन है हर 5 साल बना रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वो उस चीज़ को बना रहा है। तो ये भी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक से रिलेटेड पूछा गया है। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025। बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछा है, लेकिन करंट में अगर कुछ ऐड नहीं हुआ है, अभी तक तो कोई ऐसा ऐड नहीं हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। 7 मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, फिर भूटान है, बांग्लादेश है और थाईलैंड है। यहाँ पे आप देख रहे हो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका और थाईलैंड। ये ईसी क्या है? ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है, फाउंडिंग मेंबर्स में म्यांमार नहीं है। फाउंडिंग मेंबर्स में कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। तो पहले इसको बिश्टेक बोलते थे, बिश्टेक। ये एम जो है ना बाद में ऐड हुआ, म्यांमार वाला। अभी तो खैर नेपाल और भूटान ये सब भी है, लेकिन ये आइडिया आप लगा लो कि स्टार्टिंग में इंडिया, श्रीलंका, भूटान और थाईलैंड थे, BIST। तो ये जो है हो सकता है कभी पूछ ले। अगला स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन 1999। देखो 1999 ढाका डिक्लेरेशन से ये नहीं दिखा है, 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये चीज़ दिखी है। तो ये जो है इनकरेक्ट है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। इनकरेक्ट है, नेपाल इसके अंदर नहीं है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। तो बिम्स्टेक जो है ये आपको ध्यान में रखना है। अगला स्टेटमेंट है, इन बिम्स्टेक द सबसेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। देखो इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें याद करके रख लो। अब क्योंकि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ये जो है सिक्योरिटी, टेररिज्म, एनर्जी, डिजास्टर, इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है इस वाले रीजन में। तो इसका रोल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड है। हमारे पास इसके बाद है नेपाल, ले लो। नेपाल का काम क्या है? नेपाल का काम है कि वो कल्चर वगैरह को फोकस करते हैं। श्रीलंका जो है, सरप्राइजिंगली श्रीलंका जो है साइंस एंड टेक पे फोकस करते हैं ये लोग। बांग्लादेश जो है ये ट्रेड पे फोकस करते हैं। भूटान जो है, भूटान वाले इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं। थाईलैंड वाले कनेक्टिविटी पे करते हैं और म्यांमार वाले जो है एग्रीकल्चर पे करते हैं। तो ये कुछ जो है डिटेल्स है इसकी। परेशान मत हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके नोट से आप कवर कर सकते हो, जो कि मैं शेयर कर दूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टूरिज्म इंडिया नहीं कर रहा है। टूरिज्म किसने किया था? टूरिज्म जो है नेपाल कर रहा था, कल्चर और टूरिज्म। तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट सिर्फ फर्स्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट था, थर्ड भी इनकरेक्ट था। तो इसका करेक्ट आंसर 1 ओनली होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सेलेक्ट द रेसिपेंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज ये है क्या? ये किसके लिए? इट इज ओपन टू ऑल, सभी के लिए है। कौन कौन ज्यूरी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर आपको नहीं दिखेंगे, ऐसी पावर इनको नहीं दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ये क्या होंगे? ये चेयर पर्सन है इसके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये है इसके अंदर। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा ये भी है इसके अंदर। और इनके अलावा 2 लोग और हैं। कौन है वो? 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो है वो भी इसके अंदर होंगे, ज्यूरी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रेसिडेंट नहीं होगा। करंट अफेयर की न्यूज़ है, लेकिन हो सकता है आगे भी कभी ये पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगन से रिलेटेड है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यूजेज अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड। ठीक है, गगन का आइडिया आप लोगों को होगा, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इट इज डिजायर्ड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, एक्यूरेसी से रिलेटेड ही तो इसको हमने डेवलप किया, नहीं तो इसका पर्पस क्या? तो ये करेक्ट है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। एक्यूरेसी होगी, सीधी सी बात है, क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट आपको दिखेगा, ये भी करेक्ट है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यार अदर मोड में क्यों नहीं होगा? इट कैन हेल्प इन नेविगेटिंग मैरीटाइम वेसल्स। रेलवेज में हेल्प कर सकता है, रोडवेज में हेल्प हो सकती है, डिजास्टर कहीं पे आ गया उसके लिए हेल्प ली जा सकती है। तो ये तो इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन फरवरी 2025। इसको क्या बोलेंगे? पैलेस जो भी है, करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन है, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ही इसको सॉल्व कर पाओगे, तो इसको स्किप कर दो। बाय द वे इसका करेक्ट आंसर है वन ओनली। और वो करेक्ट कौन सा है? वो करेक्ट है अलॉन्ग विथ अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके आल्सो साइंड द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। तो ऐसा नहीं था, इन दोनों ने साइन नहीं किया, और ये वाली इंफॉर्मेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026 करेक्ट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म 2027 करेक्ट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 25 करेक्ट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉइड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस 29 ये भी करेक्ट है। करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन है, ऑल द फोर करेक्ट है। चांसेस है कि 26, 27 और 29 वाला आने वाले एग्जाम में पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने देखा था, 16th ब्रिक्स समिट की बात हो रही, करंट अफेयर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। अंडर द चेयरशिप ऑफ रशिया एंड कजान, देखो ये तो करंट का ही है, अगर याद होगा तो कर लोगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इंडोनेशिया है एक मेंबर, 23 में आई थिंक ये बन गया था। इसके बाद द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। देखो मल्टी कल्चरलिज्म तो नहीं रखेंगे, मल्टीलेटरलिज्म भले रख सकते हैं, क्योंकि वो अम्ब्रेला टर्म है, तो कल्चर में उसको कन्फाइन नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर ये है। वैसे ये है करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन, तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए, जैसे ये इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। सॉल्व तो वैसे इस पे भी कर सकते थे, सेकंड वाले को करेक्ट करते तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से आ जाता, ये एलिमिनेट हो जाता, ये हो जाता, और थर्ड वाले को ये मल्टीकल्चरलिज्म से करते तो ये यहाँ से कट हो जाता, तो इसका करेक्ट आंसर आ सकता था। लेकिन उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा कि डिपेंड हो। आखिरी में चल के जब प्री के लिए कुछ लिमिटेड टाइम होगा तो हम टेक्निक्स वगैरह थोड़ी देख लेंगे, जिससे थोड़ा काम आसान हो जाए। लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस करो, इस सीरीज में ज़्यादा फोकस नॉलेज पे रखो, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कलेक्ट कर पा रहे हो पीवाईक्यू से रिलेटेड, उस पर फोकस करो। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकपाल। लोकपाल से रिलेटेड है, इस साल भी लोकपाल से रिलेटेड न्यूज़ दिखी है, बढ़िया बीएमडब्ल्यू वगैरह निकलवाया इन लोगों ने, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। पहला स्टेटमेंट है, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। यार लोकपाल से कोई नहीं बचा है, तो इसमें ये इनकरेक्ट है। ऑल पब्लिक सर्वेंट्स आर अंडर द पावर ऑफ लोकपाल, तो ये जो है इनकरेक्ट है। इसके बाद है, चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी इट्स चेयरपर्सन। देखो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप है, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ओवरली रिस्ट्रिक्टिव हो जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही चेयरपर्सन बनेंगे, तो ये जो है इनकरेक्ट आपको दिख रहा है। इसमें कौन कौन हो सकता है? करंट और फॉर्मर सीजेआई तो होंगे ही होंगे, उनकी तो बात अलग है। इसके अलावा कोई अगर बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी है, जिनको 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब एटलीस्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग इसके अंदर जो है आपको दिखेंगे, वो चेयरपर्सन या मेंबर बन सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस एज चेयरपर्सन और मेंबर एज द केस मे बी। देखो ये करेक्ट है, 25 साल का तो सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये एज लिमिट सही है, 45 ईयर्स वाली जो है वो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लोकपाल कुछ भी कर सकता है, कुछ कंडीशन है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्या कंडीशन है? अगर सिक्योरिटी की बात हो जाएगी, अगर कुछ आपको दिख रहा है कि प्राइवेसी रखनी है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली नहीं लानी है, तो उन सब केसेस में हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ केस हो गया, तो वहाँ पे जो है एक्सेप्शन है। लेकिन वैसे अगर करप्ट है प्राइम मिनिस्टर तो लोकपाल के अंडर में है वो, तो ये जो है आपको दिख रहा है इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमने देखा पहला वाला जो था ये इनकरेक्ट था, सिर्फ ये जो है ये भी आपको दिखा था कि चीफ जस्टिस को बहुत ओवरली रिस्ट्रिक्टिव बना दिया, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये सिर्फ करेक्ट था जिसमें एज की बात हुई थी 45 ईयर्स, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ होगी तभी पूछा है।
पहला तो इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली, इंडिया। ठीक है। करंट अफेयर अगर कवर है तो ही कर सकते हो, वैसे तो बहुत मुश्किल है। इंडियन मेन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ 78-40, वुमेन बीट विथ 54-36। देखो ये सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, 54-36 से मेंस ने बीट किया, 78-40 से वुमेन्स ने किया, तो ये दोनों गलत है। लेकिन हो सकता है कि वो करेक्ट कर दे इस इन्फॉर्मेशन को, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप पढ़ के ही सॉल्व करो, करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन हो तभी करो, वरना स्किप कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ओनली। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फाइनल्स ऑफ 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 24, गुकेश डोमाराजू बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर इयान नेपोमनिची, जो भी है। तो यार देखो ये इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर की है, याद है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ से रिलेटेड। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, 25 में भी कुछ ओलंपियाड हुए, 24 में भी हुए, और गुकेश का नाम भी आपको बहुत दिखा, तो कन्फ्यूजिंग तो है ये। अगला है अभिमन्यु मिश्रा, एन अमेरिकन चेस प्लेयर, होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। तो ये है इसके पास, अमेरिकन चेस प्लेयर है ये, तो ये करेक्ट है। इसके अलावा चेस से रिलेटेड देखो एक रेटिंग होती है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, इलो करके एक रेटिंग होती है। इस रेटिंग के बेस पे जो है पूरा ये सब डिसाइड किया जाता है, कौन बढ़िया सिस्टम है किसका। तो अगर ग्रैंड मास्टर है तो 2500 प्लस रेटिंग होनी चाहिए। इससे नीचे अगर 2400 से 2500 है, तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे वो लोग होंगे जो इंटरनेशनल मास्टर है, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे होंगे, और ग्रैंड मास्टर इसके ऊपर वाले होंगे, इसके नीचे जो है उनकी कोई गिनती नहीं है। तो ये इलो रेटिंग हो सकता है, कभी पूछ ले चेस से रिलेटेड। तो ये इसका करेक्ट आंसर सेकंड ओनली है, ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, इसको ऐसे आप बता नहीं सकते, करंट की इन्फॉर्मेशन है। तो इसी के साथ ये जो 2025 का कंप्लीट पेपर था प्रीलिम्स का, उसको हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर, ज्वाइन कर लो और प्रैक्टिस करो, इस चीज़ को सीरियसली लो, इससे काफ़ी हेल्प होगी आपकी। दैट्स इट फॉर टुडेज सेट ऑफ PYQs। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, मेक श्योर स्क्रीन पे क्लिक करके सारे एपिसोड इसके देख डालो, एंड रिमेंबर, द मोर PYQs यू सॉल्व, द मोर प्रेडिक्टेबल UPSC becomes. So do not skip any videos. See you in the next one. Let's get ready for prelims 2026 together and get ahead of the competition.